नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आप देख पा रहे हैं वीडियो जिस टॉपिक पर है उसका नाम है रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। बोले तो घर की भाषा का हमारे जीवन में महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है, साथ ही में बहुभाषिकतावाद मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। अब ये जो टॉपिक हैं इसमें प्रश्न अवबोध वाले आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले आते हैं। अगर आपको शब्दों का अर्थ निकालना आता है, लाइंस जो आपके लिए दी जाती है उनका अर्थ आपको समझने में आसानी होती है, तो फिर प्रश्न हल कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इस चीज़ को समझने से कि होम लैंग्वेज को पेपर में किस अन्य नाम से भी दिया जा सकता है। पहले तो समझते हैं होम लैंग्वेज क्या होती है। एक ऐसी भाषा जो हम घर पर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी होम लैंग्वेज बोले तो मातृभाषा होती हैं, यानी जो घर पे बोली जाती हैं। अब इसे हम मदर टंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किसी भी बालक की फर्स्ट लैंग्वेज, पहली भाषा के रूप में भी जानते हैं। यह बालक की रीजनल लैंग्वेज होती है, जिस क्षेत्र में वो पला बड़ा है वहाँ की लैंग्वेज है। पेरेंट्स नेटिव लैंग्वेज हैं, माता पिता से जो भाषा उसे मिली है उसे कहते हैं होम लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय देसी भाषा, स्थानीय भाषा जिस स्थान विशेष का वह है वहाँ की लैंग्वेज। फिर है जोनल लैंग्वेज, आंचलिक भाषा, जिस आंचल, जिस प्रदेश, जिस स्थान से वह आया है वहाँ की लैंग्वेज। अर्थ वही है, इन द एंड हमारे लिए अर्थ होम लैंग्वेज ही हैं, किंतु प्रश्न को इन लैंग्वेज के नाम से भी बना सकता है। इसलिए हम इसके अन्य नाम को पढ़ रहे हैं कि होम लैंग्वेज को हम मदर टंग भी कह रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी कह रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज भी कह रहे हैं, पेरेंट्स नेटिव लैंग्वेज कह रहे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज कह रहे हैं, जोनल लैंग्वेज कह रहे हैं। साथ ही में यह प्राकृतिक रूप से सीखी जाने वाली भाषा होती है, नेचुरल लैंग्वेज हैं, और टेरिटोरियल लैंग्वेज भी होती हैं, बोले तो प्रादेशिक भाषा हैं। तो आपको मैंने हिंदी अर्थ दिए हैं साथ में, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये भी अच्छे प्रकार से समझा दिया है। अब बढ़ते हैं होम लैंग्वेज बालक सीखता कैसे हैं। बालक के होम लैंग्वेज सीखने की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, जो भी बालक फर्स्ट लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज सीखता है उसके लिए उसे प्राकृतिक एनवायरनमेंट चाहिए, बोले तो प्राकृतिक माहौल चाहिए। प्राकृतिक माहौल क्या होता है? ऐसा माहौल जहां बालक अपनी बात रखने में सक्षम होता है, जहां उसे हिचकिचाहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होता है कि मैं बोलूँगा कुछ गलत हो जाएगा, मुझे डांटा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो है नेचुरल लैंग्वेज, जो घर में उसे बड़े ही आसानी से मिल जाता है। जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होने के कारण हम कम सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी जाने वाली भाषा की तरह नहीं होगा। तो होम लैंग्वेज बालक नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखता है। यह नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को माता पिता बोले तो पेरेंट्स, समाज बोले तो सोसाइटी, समुदाय बोले तो कम्युनिटी, मित्र मंडली बोले तो फ्रेंड सर्किल, सगे संबंधी जो रिलेटिव्स होते हैं वहाँ, खेल के मैदान बोले तो प्लेग्राउंड, अड़ोस पड़ोस नेबरहुड में, और उसके फैमिली बैकग्राउंड में उसे जो है अच्छे प्रकार से मिलता है। तो ये सभी बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, जो बच्चे के चाइल्डहुड से ही उसे मिल जाता है। और यहाँ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, आम भाषा में उसे सिखाया जाता है। तो हम होम लैंग्वेज को यहाँ ऑर्डिनरी लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं। आम भाषा, आम भाषा का मतलब बोलचाल की सामान्य भाषा होगी, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी जाएगी। ये सभी रेस्पॉन्सिबल हैं इसके होम लैंग्वेज को सिखाने के लिए, और ये चाइल्डहुड जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव जो है हमारी यही लैंग्वेज होती हैं, और यह एक आम बोलचाल की भाषा है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज हैं। जब हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, राष्ट्रीय जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसमें भी कहा गया है कि जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर है बच्चे का, जिसको हम क्लास 1 से 5वीं तक का कहते हैं, वहाँ जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। और यही बात हमें नई शिक्षा नीति 2020 बोले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बताती हैं। तो एनईपी 2020 और साथ ही में एनसीएफ 2005 दोनों एक ही बात बोलते हैं कि प्राइमरी लेवल पर
प्राइमरी लेवल का मतलब क्या हुआ, क्लास 1 से 5 तक जो एजुकेशन होगी वह मदर टंग में दी जानी चाहिए। मदर टंग को कहाँ से सीखा जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट से, ऑर्डिनरी लैंग्वेज के रूप में। मदर टंग को क्या कहा जाता है, होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट पेरेंट्स नेटिव लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज, जोनल लैंग्वेज, टेरिटोरियल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। तो ये इसके कई सारे अन्य नाम हैं। अब यहाँ तक का आपके बेस क्लियर हो चुका होगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हम होम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो होम लैंग्वेज है यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्यों है, क्योंकि संसार के प्रत्येक कोने में यह अपने अपने स्तर पर बोली जाती हैं। चाहे हम इंग्लैंड की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सब जगह स्थानीय भाषा होम लैंग्वेज हैं। तो पहली बात तो ये है कि यह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल हैं। दूसरी बात, यह इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं कॉन्फिडेंस को। जब हम अपनी होम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर अगला है, नोट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। जब हम अंग्रेजी को कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, औपचारिक मतलब बोले तो बने बनाए नियमों की जानकारी लेनी पड़ती हैं और उनको फॉलो करके ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। परंतु जब हम बात करते हैं होम लैंग्वेज की तो इसमें कोई भी आपको विधिवत नियम रटने की आवश्यकता नहीं है कि इस नियम से इसको ऐसे बोलो। जैसे आप जब हाड़ौती में जैसे मैं बात करता हूँ अपने घर पे, तो फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे संज्ञा का प्रयोग पहले करना है, सर्वनाम का करना है, ऐसे इसके कोई नियम नहीं है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ बस केवल बात को दूसरे तक जो है पहुँचाने से तात्पर्य होता है। तो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो ज़रूरी है, होम लैंग्वेज के लिए आवश्यक नहीं है। अगला है, बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का वातावरण के साथ जो ज्ञान होता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वह शुरू से ही मजबूत हो जाता है। उसकी आधारशिला पहले से ही तय हो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चा बचपन से ही उसे सीख रहा है। अगला है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। जब आप अपनी भाषा में बात करोगे तो आपको संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वहाँ से बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाता है। फिर अगला है, यूज़फुल फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। अच्छे प्रकार से प्रभावी रूप से सीखने में भी यह काम आता है। जब हम आपको आपकी भाषा में सिखाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, इफ़ेक्टिव तरीके से सीखोगे। अगला है, इंक्रीजेज लैंग्वेज लर्निंग। किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक है कि उसको मातृभाषा से जोड़कर आसानी से सिखाया जाए। जैसे मैं आपको हिंदी से जोड़कर अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो आप यहाँ आसानी से समझ पाएंगे। पर मैं यदि टोटली बात करूँ इन इंग्लिश, कि मैं केवल अंग्रेजी में कम्युनिकेट करूं और अंग्रेजी में ही आपको समझाने का प्रयास करूं, तो नहीं समझ पाओगे आप उतना अच्छे से। तो यहाँ आपको अंग्रेजी समझने के लिए भी होम लैंग्वेज की आवश्यकता हो रही है। अगला है, करिकुलम को मोर एक्सेसिबल बनाता है। मतलब जो पाठ्यक्रम है जो तय किया गया है उस तक आपकी पहुँच बढ़ाता है, आप उसको आसानी से पूरा कर पाओगे, आपको वहाँ कॉन्फिडेंस देता है। फिर हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या डिस्कोर्स। मतलब अपने सर्किल में आप जिससे भी डिस्कोर्स करोगे, जिससे भी वार्तालाप करोगे, चर्चा करोगे, आप अच्छे प्रकार से खुलकर कर पाओगे। जब आपको होम लैंग्वेज आती है तो होम लैंग्वेज से ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो किसी से डिस्कोर्स करने में या फिर इंटरेक्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला है, बेस्ट सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम अपनी होम लैंग्वेज में अच्छे प्रकार से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि हम अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को और अपने समाज को अपनी उस समाज की भाषा से ही अच्छे प्रकार से समझेंगे, न कि किसी बाहरी या विदेशी भाषा से। तो यह नॉर्मल सी बात है। अगला है, मेक्स लर्निंग परमानेंट। जो ज्ञान होम लैंग्वेज में मिलता है वह स्थायी है, क्योंकि यहाँ प्रभावी रूप से आपको बचपन वाले ही भाषा में मोड पे सिखाया जाता है। फिर अगला है, फील सेफ एंड एक्सेप्टेबल। आप अगर होम लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा तो आप अच्छा सुरक्षित महसूस करोगे, और जब आप सुरक्षित महसूस करते हो तो उसे स्वीकार भी आप कर पाते हो, यानी कि यहाँ स्वीकार्यता होती है और साथ ही में सुरक्षा भी आपको मिल पाती है कि आप अच्छे प्रकार से सीख जाओगे। अगला है,
मोर लैंग्वेज बोले तो टारगेट लैंग्वेज जिसको हमें सीखना है उसको एक्विजिशन करने में यह हेल्प करती है। एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप उस भाषा को जिसको सीखना चाहते हैं, टारगेट लैंग्वेज को, उसको आप जल्दी ग्रहण कर पाओगे इसकी सहायता से। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्राह्यता, ग्रहण करने की क्षमता। अगला है सेल्फ कॉन्सेप्ट बोले तो स्व प्रत्यय, स्वयं के बारे में विचार, और सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान को यह बढ़ाती हैं, पॉजिटिविटी उसमें लाती हैं। फिर अगला है इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा लॉजिकल होकर यहाँ तार्किक रूप से, सृजनात्मक रूप से सीखता है। जब आपको आपकी ही भाषा में समझाया जाए तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से और अच्छे चिंतन के साथ सीखोगे। क्रिटिकल का मतलब होता है मल्टीपल आंसर देने की कैपेसिटी। सृजनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो तार्किक सृजनात्मक चिंतन क्या होता है कि एक ब्रॉड थिंकिंग होती है, एक विस्तृत सोच विकसित करने की कैपेबिलिटी होती है। फिर हैं क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। जब आपको आप ही की भाषा में सिखाएंगे तो आप उस एनवायरनमेंट से जो पहले से कनेक्ट हैं उससे अगर दोबारा जुड़ोगे तो आपका एक वो प्योर जो बॉन्ड है, इमोशनल संवेगिक रूप से जो पहले से जुड़ा हुआ है, वो निखर के आता है। फिर है यूजफुल फॉर एवरीडे कन्वर्सेशंस। जो आप दैनिक रूप से वार्ताएं करते हैं, बातें करते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आप टारगेट लैंग्वेज की अपेक्षा होम लैंग्वेज में अच्छा महसूस करेंगे जब आप किसी से बात करोगे। फिर हैं चिल्ड्रन हु आर इनिशियली टॉट परफॉर्म बेटर। जब बच्चों को यह शुरुआती तौर से सिखाई जाएगी तो फिर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसमें डिले होगा, टाइम पे नहीं सिखाई जाएगी तो फिर बच्चा जो है अच्छा बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। अगला है इनहेंस्ड लर्निंग एंगेजमेंट। सीखने के अंदर उत्साहपूर्णता को बढ़ाता है। तो सीधी सी बात है, जब आपको खुद की भाषा में सिखाएंगे तो आप ज़्यादा उत्साहित रहेंगे सीखने के लिए। जैसे मैं अभी आपको आपकी भाषा में सिखा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को देखने के लिए उत्साहित हैं, अंदर से इंगेज हैं, आपके अंदर वो फील है कि आप कुछ अच्छा सीख जाओगे, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। अगला है डीपर अंडरस्टैंडिंग। गहन रूप से समझ विकसित होती हैं, क्योंकि जब हमें अपनी ही भाषा में सिखाएंगे तो अपनी भाषा में तो हम चीज़ों को गहन मीनिंग बोले तो बहुत अंदर तक चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर अब ये हैं कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं, जैसे होम लैंग्वेज के बहुत सारे मैंने फ़ायदे आपको बता दिए, तो कुछ नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे कि ये ज़्यादा होने की वजह से इसका नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग। मातृभाषा या होम लैंग्वेज का अत्यधिक प्रयोग करना एक चैलेंज है, एक बाधा है। किसमें बाधा है? इंग्लिश लर्निंग में, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे मदर टंग का, और जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इंग्लिश का तो इंग्लिश तो कम सीख रहे हैं, और हम मदर टंग ज़्यादा सीख रहे हैं, तो मदर टंग की वजह से दूसरी भाषाएं अफेक्ट होती हैं। फिर अगला है इंग्लिश प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस करता है। जैसे कि जो टाइम आप अंग्रेजी सीखने के लिए दे सकते थे, आप वह टाइम एमटी में देते हो, बोले तो मदर टंग के लिए देते हो, तो इससे आपकी इंग्लिश के सीखने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसरता है, वो कम हो जाती है, उसको कम कर दिया जाता है इसकी वजह से। फिर अगला है द प्रॉब्लम ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जिस भाषा को सीखना होता है, अगर हम उसका ज़्यादा ही सरलीकरण कर देंगे, ज़्यादा ही हर चीज़ को ही खोल खोल के समझाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ को सरल करके समझाने के चक्कर में भाषा या पाठ्यक्रम बहुत बड़ी विस्तृत हो जाती हैं, तो समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा समय देते हैं तो आउटपुट कम मिलेगा। फिर हैं लेस इंटरेस्ट इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो है इंटरेस्ट बोले तो रुचि कम हो जाती हैं। अगर आप मदर टंग को काफ़ी अच्छे इन्हेंस करते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपका इंग्लिश में मन नहीं लगेगा, आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ मदर टंग इज़ अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्योंकि अब आपको अगर अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी पढ़ते टाइम पे भी आपके दिमाग में हिंदी के जो हैं शब्द या आपकी मातृभाषा के शब्द घूमेंगे, तो अंग्रेजी के अंदर इंटरेस्ट कम होने का कारण है मदर टंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करना। फिर हैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्रिएट्स रॉन्ग स्ट्रक्चर। अंग्रेजी को जिस रूप में सीखना चाहिए था, जिस स्ट्रक्चर से हमें सीखना चाहिए था,
उसके अपोजिट हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इस वजह से हमें सीखने में दिक्कत आती है। आज तक आप खुद ही देख सकते हैं कि जब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो आप इज एम आर के साथ आई एन जी का प्रयोग करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर बार इज एम आर के साथ आई एन जी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो तो टेंस का आपको फॉर्म समझाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे इज़ देखोगे वहीं उसके साथ आई एन जी लगा दोगे अगली वाले फॉर्म में। तो जैसे मैं बोलूँगा इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया एक देश है, तो फिर मैंने इज़ अ कंट्री नहीं बोला है, मैंने केवल इज़ बोला है, उसके साथ मैंने आगे केवल कंट्री लगाया है। तो ये एक सोचने की बात है कि हर बार नियम या ट्रांसलेशन एज इट इज़ काम में नहीं काम आता है। वहाँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा कि आपसे वह टारगेट लैंग्वेज किस रूप में आपको बताना चाहती है कि मुझे इस रूप में पढ़े। फिर हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन एरर। जब हम मदर टंग का यूज़ करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण हमारा जो है खराब होने की संभावना होती है। साथ ही में स्पेलिंग बोले तो जो वर्तनी की अशुद्धताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। एक भाषा ज़्यादा आना और दूसरी भाषा कम आना, तो जब दूसरी भाषा जो कम आती हैं उसके अंदर गलतियां होगी, चाहे वो उच्चारण की बात करें, चाहे हम उसके बोलने की बात करें या उसमें लिखने की बात करें, स्पेलिंग्स वर्ड्स को जो है सही फॉर्म में लिखने की बात करें, तो यहाँ गलतियाँ होगी। तो ये हैं मदर टंग के डिसएडवांटेज। अब आ जाते हैं MLE। क्या है MLE? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषिक शिक्षा, यानी एक से अधिक भाषाओं में शिक्षा देना MLE कहलाता है। अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग याद रखने हैं, जैसे एक भाषी, द्विभाषी, तीन या तीन से ज़्यादा भाषाओं को बोलने वाला क्या कहलाता है, तो यह हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहले तो एक बात आपको समझना है, मोनोलिंगुअल क्या होता है। मोनोलिंगुअल का मतलब है एक व्यक्ति एक भाषा बोलता है या एक भाषा को जानता है, तो वह मोनोलिंगुअल हुआ। अ पर्सन हु नोज, हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, केवल एक भाषा को बोलता है या एक भाषा को जानता है। और अगर एक से ज़्यादा भाषा बोले तो दो भाषाएं जानता है, तो वह बाइलिंगुअल हुआ। और अगर आप तीन या तीन से अधिक भाषाएं जानते हैं तो फिर आप मल्टीलिंगुअल या पोलीग्लोट कहलाओगे, बोले तो बहुभाषी कहलाओगे। तो दोनों वर्ड्स आपको दिए जा सकते हैं। आई होप आप यहाँ अर्थ समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं NCF 2005 के अनुसार। अगर NCF 2005 के अनुसार देखें तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म अब जो है पूर्ण रूप से आ चुका है। बोले तो यहाँ बहुभाषिकतावाद है, हर सोसाइटी में एक से अधिक भाषा का उपयोग किया जा रहा है। तो इंग्लिश जो इंडिया में पढ़ाई जाती हैं वह द्वितीय भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती हैं। और जो इंडिया की सोसाइटी हैं वह मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हैं। और मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में जो अंग्रेजी है उसका रोल होता है ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, कि जहाँ दो या उससे अधिक भाषाएं होती हैं तो उन भाषाओं की सोसाइटी में अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, वैश्विक भाषा के रूप में होती हैं। तो मल्टीलिंगुअल अगर सोसाइटी है तो वहाँ इंग्लिश का क्या रोल होगा? ग्लोबल लैंग्वेज का रूप है, जबकि इंग्लिश जो इंडिया में है वह सेकंड लैंग्वेज के रूप में है। और NCF यह कहता है कि जब मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होगी तो वहाँ आप एक ग्लोबल लैंग्वेज को पढ़ोगे, वो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब हम कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ESL क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि ELT क्या होता है। और एक बार पिछले पेपर में तो रीट मेंस में IEP का फुल फॉर्म पूछा गया था। अब ये क्या है इसको भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ESL क्या है। तो ESL का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, दूसरी भाषा के सीखने के रूप में अंग्रेजी को पढ़ना। ये है ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। दूसरा है ELT, बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। जब अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है तो उसे कहा जाता है ELT। तो इस समय मेरा जो कार्य है वो है ELT, बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग करना। और यहाँ है ESL, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ना। आपने रीट के प्री में देखा होगा कि आपने दो भाषाओं का चुनाव किया है, वहाँ आपने पहली भाषा के रूप में उस भाषा को लिया है जिसमें आप कंफर्ट हैं, बोले तो आपकी अपनी भाषा, और दूसरी भाषा के रूप में आपने चुनाव किया होगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आपने चुनाव कर लिया।
अब ये एक छोटी सी बात थी जो हमने रेमेडियल टीचिंग वाले वीडियो में आपको नहीं बताई थी, किंतु अब आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आप इसे यहाँ भी नोट कर सकते हैं, वहाँ भी नोट कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग बोले तो उपचारात्मक शिक्षण, धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे कहा जाता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। बोले तो व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक कार्यक्रम बनाना, हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप कि उसको सीखने में क्या दिक्कत आ रही है उस अनुरूप उसको सिखाना, ये जो प्रोग्राम होता है इसे कहा जाता है IEP। अब देखते हैं कि मदर टंग से जुड़ी हुई मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होती हैं। व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म? टीचिंग स्टार्ट्स विद मदर टंग, यदि पढ़ाना शुरू किया जाए मातृभाषा में, एंड देन मूव ऑन, और हम आगे बढ़ें ऑन टू एड 2 और मोर लैंग्वेज, अगर हम मातृभाषा से सिखाएं और 2 या 2 से अधिक भाषाएं उसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ाएं तो ये हैं मातृभाषा से सिखाया हुआ मल्टीलिंगुअलिज्म। जैसे मैं आपको हिंदी और हिंदी के साथ आपको अंग्रेजी या अन्य भाषा को सिखाऊं तो फिर वो कहलाएगा मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या होता है? तो मल्टीलिंगुअलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक एसेट है, बोले तो धन दौलत की तरह है। जिसके पास है उसके पास अवसर ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यह एक रिसोर्स की तरह है, संसाधन की तरह है, इसको यूज़ करने से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यह उस टूल की तरह है जिसको यूज़ करने से कुछ ना कुछ लाभ होता है। यह उस पॉजिटिव फीचर की तरह है, सकारात्मक गुण की तरह है जो आप में एक जो है नई शख्सियत को पैदा करेगा। मतलब आपके अंदर ही आप एक नए पर्सनैलिटी क्रिएट कर पाते हो अगर आपको मल्टीलिंगुअलिज्म का आपके अंदर गुण है तो, और आप एक स्ट्रेटजी बनाकर रणनीतिक रूप से कार्य कर पाते हो। बोले तो यूजिंग लर्नर्स लैंग्वेज ड्यूरिंग टीचिंग, अगर हम स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, बोले तो जब हम बच्चे को उसी की भाषा के अनुरूप सिखाते हैं तो हम अपनी मल्टीलिंगुअलिज्म क्वालिटी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं स्वयं तो हम अंग्रेजी भाषा में ही प्रेफर करते हैं पढ़ना, किंतु जब आपको पढ़ाया जाता है तो हम एक स्ट्रेटजी की तरह यूज़ करते हैं हिंदी को, और उसके जरिए आपको यहाँ अंग्रेजी सिखाते हैं। लास्ट में है लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, मतलब भाषाई विविधता आ जाती है, और भाषाई विविधता मतलब भाषा में एक से अधिक आपको भाषाओं का ज्ञान है तो आपको मल्टीलिंगुअलिज्म आती है। मतलब आप एक कह सकते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी के अंदर। अब आते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदे तो अभी आपको मैंने ऊपर बताए हैं कि एक जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, बोले तो संज्ञानात्मक विकास, कि बार बार लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाना। थोड़ी देर पहले अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अब हिंदी में शिफ्ट हो गए, पढ़ाते पढ़ाते आप भाषाओं को शिफ्ट कर पाते हैं बोलते टाइम पे, तो वह जो गुण होता है वह भी मल्टीलिंगुअलिज्म का है। रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, आप संस्कृति का विविधता का सम्मान करते हैं तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म की क्वालिटी है। फिर है कॉम्परेटिव अंडरस्टैंडिंग, आपको 2 भाषाएं या 2 से अधिक भाषाओं की समझ है तो आप उनके अनुरूप कार्य करते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलती हैं टू गेट टू नो वेस्ट एंड कलरफुल कल्चर, विशाल और रंगीन जो कल्चर हैं, जो संस्कृति हैं, अलग अलग समाजों की, अलग अलग जाति की, जनजाति की, धर्मों की, ये आप अच्छे प्रकार से समझ पाओगे अगर आपको मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के अंदर आपको रहना आता है या खुद आपके अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म का गुण है तो। फिर हैं आपको भाषाओं को ग्रहण करने में, ज्ञान ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप व्यापार कर पाएंगे, आप ट्रेवल कर पाएंगे, आप टॉलरेंस का आपके अंदर गुण विकसित हो जाएगा, सहनशीलता का गुण आपके अंदर देखने को मिल जाएगा, आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हो, आपके अंदर वैल्यूज़ बढ़ जाएगी, आप मूल्यों के अंदर वृद्धि हो जाएगी, और मल्टीटास्किंग कर पाओगे, एक ही टाइम पे आप अलग प्रोसेस के अंदर काम कर पाओगे, जैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप काम कर सकते हो। इंक्रीज ब्रेन पावर, आपके ब्रेन का जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी ओपन माइंडेड, खुली सोच विचारों वाले आप हो जाओगे, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आपके कोग्निटिव ग्रोथ होगी। फिर है कोग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक रूप से आप अच्छे सक्षम हो जाओगे, एकेडमिक ग्रोथ अकादमिक रूप से सक्षम हो जाओगे, और आपकी सोच विकसित होगी। डाइवर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बोले तो सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन आपके अंदर विकसित होगा, जहां आप एक ही समस्या का एक से अधिक समाधान दे पाओगे। ये तो हैं फायदे, पर नुकसान भी है। जैसे होम लैंग्वेज के नुकसान है तो मल्टीलिंगुअलिज्म के भी नुकसान है। क्या नुकसान है? ऐसी सोसाइटी
मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में स्ट्रगल, मल्टीलिंगुअल नहीं, यहाँ आएगा मोनोलिंगुअल सोसाइटी। यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, आपको जब पीडीएफ देंगे वहाँ इसको सही कर देंगे। मोनोलिंगुअल सोसाइटी में स्ट्रगल क्या होगा, अगर आप ऐसी सोसाइटी में चले गए जहाँ केवल एक भाषा बोली जाती है, मोनोलिंगुअल है वह, तो वहाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उनकी भाषा नहीं आती है, आप वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। शिफ्ट द फोकसेस, आपका जो ध्यान है वो तुरंत इधर उधर भटक जाता है। क्यों? आप भाषाओं के शब्दों को पहचानने में, उनके बारे में जानने में इच्छुक हैं, तो आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हो। मदर टंग अफेक्ट हो जाती है, मातृभाषा मूल रूप से जो आपकी जो घर की भाषा है उसे 100% नहीं सीख पाओगे, उसके शब्दों में दूसरे शब्द, भाषा के शब्द आना शुरू हो जाएंगे। अपने कल्चर से आप दूरी बढ़ा लोगे, आप दूसरे कल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। नॉट हेल्पफुल टू टीच ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में पढ़ाने में मल्टीलिंगुअलिज्म काम नहीं आता है। इट कैन बी यूज्ड इन क्लासरूम टीच ओनली लैंग्वेज, मतलब केवल क्लासरूम के हिसाब से पढ़ाने में ही उपयोगी है, हर जगह उपयोगी नहीं है। नॉट हेल्पफुल टू टीच रिलेशन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन कल्चर्स, मतलब कि आप जो अलग अलग प्रकार के कल्चर है उनमें समानता लाने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने मल्टीलिंगुअलिज्म और होम लैंग्वेज के बारे में जान लिया है। लगभग आधे घंटे का यह वीडियो हो चुका है और इसमें मैंने अपने पूरे कैपेबिलिटी से आपको पढ़ाया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार एक दो जो टॉपिक और बचे हुए उनको कंप्लीट करके आपके अंग्रेजी भी समाप्त कर दें, जिस प्रकार हमने शैक्षिक परिदृश्य को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। तो ये रिवीजन क्लासेस भी हो चुकी है, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी नाम से है DLED अकेडमी बूंदी के नाम से, तो आपको वहाँ जो है मिल जाएगी PDF, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, आगे आपको मज़ेदार आनंददायक वीडियो देखने को मिलेंगे।